हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कल 29 दिसंबर का सीटेट का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आज आपको पता लगेगा कि 29 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। अब आगे परीक्षा जो है, परीक्षा में गैप है, यानी 29 दिसंबर के बाद से अब आपकी परीक्षा 7 जनवरी को होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपको समय मिला है वो समय जो है वो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर आज के प्रश्न की बात करें, आज के सीरीज की, तो देखिए आपका प्रश्न एक था, संवेग से जुड़ा हुआ प्रश्न था। देखिए सीडीपी में संवेग यानी मोशन की सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है वो ये होता है कि जहाँ पर आपका कंसेप्शन ना लगे, जैसे संज्ञान की अगर जहाँ बात हो तो वहाँ पर संवेग से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा। तो संवेग से एक प्रश्न था। नेशनल पार्क से, जैसा कि मैंने 28 दिसंबर के एनालिसिस में भी बताया था कि एक प्रश्न आपके नेशनल पार्क से था, तो हो सकता है आपसे गिर नेशनल पार्क पूछ ले, या कांजीरंगा, या स्टेट का नाम पूछ ले, या ये पूछ ले कि इन नेशनल पार्क में ये क्यों फेमस हैं, जैसे कि असम के नेशनल पार्क पूछ ले। तो इस तरीके के नेशनल पार्क जो आपके विभिन्न राज्यों में हैं, आप उन्हें तैयार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा है और 29 यानी कल भी ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। हाथी के झुंड से प्रश्न था। देखिए ईवीएस का ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, और जो ये एक क्वेश्चन होता है ये कथन और निष्कर्ष में होते हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए होते हैं और चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आप हाथी के झुंड के बारे में पूरा पढ़ेंगे नहीं, आप चारों ऑप्शन में कोई भी आंसर टिक नहीं कर सकते। तो आप हाथी के झुंड वाला जो प्रश्न है उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िए कि वो कितने घंटे सोते हैं, और जब युवा होते हैं तो कितने समय तक वो झुंड में रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, नर हाथी का क्या कार्य है, मादा हाथी का। तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ना एक प्रश्न ईवीएस से हर साल परीक्षा में आता है और एज इट इज़ 29 तारीख को भी आया। फिर लद्दाख में रहने वाली जनजातियों से प्रश्न था, पश्मीना शॉल। देखिए ये एक विशेष जनजाति होती है जो बहुत ही उच्च टेम्परेचर में रहती है, बहुत कम टेम्परेचर में, तापमान में, मतलब कि एक ऐसा तापमान जिसमें एक सामान्य आदमी का रहना मुश्किल होता है। वैसे में एक समुदाय के लोग, लद्दाख के विशेष जनजाति होती है जो वहाँ पर रहते हैं और भेड़ पालते हैं और पश्मीना शॉल बनाते हैं। तो आपका पश्मीना शॉल से और उन भेड़ से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था जो लद्दाख की विशेष जनजाति से था। तो देखिए जो एक बहुत कम से तापमान में रहने वाले लोग जो पश्मीना शॉल बनाते हैं उनके बारे में आप पूरा डिटेल में प्रश्न तैयार करिए। फिर एक क्वेश्चन आपका ग्रॉस मोटर से था और फाइन मोटर स्किल से था। देखिए ग्रॉस मोटर क्या होता है, तो देखिए ग्रॉस मोटर आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस मोटर कौशल क्या है। तो जिस कार्य को करने के लिए आपकी बड़ी मसल्स का यूज करें वही हो गया ग्रॉस मोटर। और फाइन मोटर स्किल, जिसमें आप सूक्ष्म काम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसे हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। अब जैसे ग्रॉस मोटर मतलब क्या होता है, यानी जैसे दौड़ने में आप अपने पैरों का यूज करते हैं, पैर में क्या होती है, बड़ी मसल्स होती है। भागने में भी आप बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, कूदना, जंप करना, ये सारी चीजें जो है वो ग्रॉस मोटर्स में आएंगी। ध्यान रखिएगा, जिस कार्य को करने के लिए हमें बड़ी मसल्स का प्रयोग है। अब फाइन मोटर यानी सूक्ष्म। अब सूक्ष्म मोटर स्किल्स में वो काम हो जाएंगे जिसमें हमें लिखना हो गया, पढ़ना, यानी हमारी आंख जब पढ़ती है तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं, तो वो फाइन हो गई चीजें। तो देखिए ग्रॉस मोटर से और फाइन मोटर से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया हुआ है और पर डे आ रहा है। 28 को भी आया, 29 को आया, और प्रीवियस पेपर में भी आप देखिए कि क्वेश्चन उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर में भी इनसे प्रश्न आ रहे हैं। तो कौशल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे मैंने बताया है कि कौन से कौशल से प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखिएगा। एनईपी से एक प्रश्न था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए अब तक आपको मैं एक बात बता दूं कि 10+2+3 के अकॉर्डिंग संरचना थी जो चल रही थी। अब न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 5+3+3+4 के आधार पर ये नई संरचना बनी हुई है, जो एनईपी से एक प्रश्न आ रहा है। 28 को भी आया था और 29 तारीख को भी। अब आगे बताती हूँ कि एसएसटी में जो आपका 60 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 60 नंबर का। 60 में से भूगोल में आपके श्यामपट्ट, ग्लोब व राज्यों से प्रश्न था। अब राज्य से प्रश्न करने का मतलब
निकटवर्ती राज्य पूछ लेगा, जैसे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो इसे एक प्रश्न आ रहा है। दक्षिण भारत से प्रश्न था। अब दक्षिण भारत में आपका देखिए एनसीईआरटी का दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश चोल, चेर, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट राज्य हैं उनसे एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो एसएसटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के आप जितने भी स्टेट हैं, जो राजवंश हैं, चोल, चेर, ये सब के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। अर्थशास्त्र में पेडागॉजी से प्रश्न था। अब देखिए पेडागॉजी से प्रश्न होने का मतलब ये हो गया कि आप अपनी कितना ज़्यादा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे प्रश्न आपके देखिए पेडागॉजी एसएसटी में जो पेडागॉजी होती है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी नज़र में लग रहा है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों है, इसका रीज़न आपका दिमाग जब आपको आंसर करने लगेगा कि नहीं ये देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, आप ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में से हम पहले क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 4 में से अगर आपने 2 क्वेश्चन भी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिया तो 2 में आपको बहुत ही आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एसएसटी में के पेडागॉजी को सॉल्व करने से सबसे पहला जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप उसके क्वेश्चन को समझिए और आंसर को देते समय इस बात का प्रयास करिए कि अगर आपके सामने आप एक एज ए स्टूडेंट किस तरीके के कार्य को करते तो आपको वो सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। हिंदी में बात करें तो हिंदी जो था वो गद्यांश, विलोम और युग्म से शब्द युग्म से प्रश्न था। सामान्य प्रश्न हिंदी बहुत देखिए पेपर का जो पैटर्न की अगर बात करें तो पेपर का पैटर्न जो था वो इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, इजी पेपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, पेपर आसान आ रहा है। भाषा अर्जन से एक प्रश्न थे और पियाजे द्वारा दिए हुए चरणों से एक प्रश्न था। पियाजे ने जो 4 चरण दिए हुए हैं उनसे देखिए 28 को भी पेपर आया था और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। रेगिस्तानी ओक, ईवीएस में रेगिस्तानी ओक है। राज्य से संबंधित नृत्य हैं, यानी जैसे मणिपुर में मणिपुरी होता है, उड़ीसा में ओडिसी, तो संबंधित नृत्य। राजधानी से एक प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष से एक प्रश्न था। ह्यूरिस्टिक विधि यानी आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो दी थी ह्यूरिस्टिक विधि से प्रश्न था। कोहल वर्ग के नैतिक विकास से प्रश्न था। गुड गर्ल गुड बॉय से 28 तारीख को भी पेपर में आया था और इस बार भी पेपर में आया है। एसएसटी में तमिल के क्षेत्र से प्रश्न आ रहे हैं, तमिल के क्षेत्र से प्रश्न आ रहे हैं। पेडागॉगी में एसएसटी से प्रश्न था। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आ रहे हैं जो 3-3 4-4 लाइन के हो रहे हैं और उनके ऑप्शन दिए रहे हैं कथन और निष्कर्ष में। निगमन विधि से प्रस्तुतिकरण से प्रश्न, यानी जैसे कोई भी क्लास टीचर कक्षा में आती है और अपने छात्रों के सामने कुछ प्रस्तुत करती है तो किस तरीके से कर रही है, निगमन विधि से आगमन, तो ये विधि से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा है। और लिखने बोलने के कौशल से प्रश्न था, यानी देखिए ये सारे कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सारे कौशल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इन सभी से प्रश्न आ रहे हैं आपकी परीक्षा में। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज आपकी परीक्षा में 29 तारीख की परीक्षा में आए हुए हैं। तो अब जो पेपर में बच्चों को गैप मिला है उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है प्रैक्टिस। तो आप जितने भी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए, आपके बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।